द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक क्लासिक किताब है जिसे जॉर्ज एस क्लेसन ने लिखा है। इस किताब में प्राचीन बाबिलोन के कुछ परिघटनाओं के माध्यम से धन, समृद्धि और वित्तीय स्वतंत्रता की गहरी समझ दी गई है। इसके द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियां न केवल प्राचीन काल की हैं, बल्कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे सही तरीके से पैसे का प्रबंधन किया जाए, कैसे समृद्धि की ओर कदम बढ़ाए जाएं और जीवन में आर्थिक सफलता प्राप्त की जाए। हर कहानी में एक गहरी वित्तीय शिक्षा है जो न सिर्फ अमीर बनने के उपाय बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि धैर्य, बचत और समझदारी से किया गया निवेश आपको कितनी जल्दी सफल बना सकता है। अब अगर बात करें हिंदी ऑडियो बुक चैनल की, तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम किताबों के सारांशों को सरल और मनोरंजक तरीके से पेश करते हैं। इस चैनल का उद्देश्य है कि लोग किताबों के कंटेंट को बिना पढ़े ही समझ सकें। हिंदी ऑडियो बुक पर हम खासतौर से ऐसे किताबों के सारांश प्रस्तुत करते हैं जो जीवन को बेहतर बनाने, सफलता पाने और व्यक्तिगत विकास में मदद करें। हम इन किताबों के महत्वपूर्ण संदेशों को एक कहानी के रूप में पेश करते हैं ताकि सुनने वालों को न केवल किताब का सार मिल सके, बल्कि वे उसे अपनी जिंदगी में भी लागू कर सकें। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के पहले अध्याय में एक युवा व्यक्ति, कर्मा, की कहानी है जो बेबीलोन में रहता है और हमेशा यह सोचता रहता है कि वह रिच कैसे बन सकता है। कर्मा एक सामान्य व्यक्ति था और उसके पास धन अर्जित करने के लिए कोई ठोस योजना या दिशा नहीं थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके सामने किसी भी प्रकार का स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था और ना ही उसे यह समझ में आता था कि उसे अपनी मेहनत को किस दिशा में लगाना चाहिए। एक दिन कर्मा ने सुना कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अर्कड़ शहर में रहता है। अर्कड़ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपार वेल्थ कमाई और बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। कर्मा को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह अर्कड़ को जानता था और जानता था कि वह शुरू से ही इतना रिच नहीं था। यह सोचकर कर्मा अर्कड़ के पास जाकर उससे यह जानने की इच्छा व्यक्त करता है कि अर्कड़ ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। वह जानना चाहता था कि उसके पास इतनी दौलत और समृद्धि कैसे आ गई। अर्कड़ मुस्कुराते हुए कर्मा को अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि एक समय था जब वह भी कर्मा की तरह बहुत मेहनत करता था, लेकिन तब उसे यह नहीं समझ आता था कि मनी कैसे कमाए जाए और उसे कैसे बचाया जाए। वह भी मनी कमाने के लिए मेहनत करता था, लेकिन उसकी कोशिशें अक्सर व्यर्थ जाती थीं। एक दिन अर्कड़ ने महसूस किया कि उसकी मेहनत का कोई स्थायी परिणाम नहीं आ रहा था और यह समय था कि वह अपनी सोच और तरीके को बदलता। अर्कड़ ने यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी आय का एक हिस्सा बचाएगा और उसे समझदारी से निवेश करेगा। इस नए दृष्टिकोण के साथ उसने खुद को एक नियम का पालन करने का वचन दिया, जिसे उसने अपने जीवन में लागू किया। वह कर्मा को बताता है कि एक दिन वह अपने सभी कष्टों और गलतियों से सीखकर यह जान गया कि वेल्थ केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट योजना और एक सही दिशा की आवश्यकता होती है। अर्कड़ ने कर्मा को 5 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया, जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकता है। पहला नियम था, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब था कि अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा हमेशा बचाओ, चाहे जो भी हो। दूसरा नियम था, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अर्कड़ ने समझाया कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। तीसरा नियम था, अपने पैसे को बढ़ने दें। अर्कड़ ने यह बताया कि पैसे को बस रखकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ सके। चौथा नियम था, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। इसका मतलब था कि हमें जोखिमपूर्ण निवेशों से बचना चाहिए और ऐसे सलाहकारों से मार्गदर्शन लेना चाहिए जो हमारे पैसों को सुरक्षित रखने में मदद करें। पांचवा और आखिरी नियम था, अपनी कमाई बढ़ाने की क्षमता बढ़ाएं। इसका अर्थ था कि हमें अपनी योग्यताओं और कौशलों को बढ़ाना चाहिए ताकि हम ज्यादा कमा सकें। अर्कड़ ने कर्मा को यह समझाया कि इन 5 नियमों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मनी और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। कर्मा ने इन नियमों को ध्यान से सुना और उसने फैसला किया कि वह इन नियमों को अपनी जिंदगी में लागू करेगा। उसने समझा कि केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपनी आय को सही तरीके से बचाना, उसे समझदारी से निवेश करना
और अपनी क्षमता को बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिरकार कर्मा ने अर्कड़ से सीखी हुई इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे और वह भी समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि धन अर्जित करने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि एक ठोस योजना और समझदारी से किया गया निवेश भी आवश्यक है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के दूसरे अध्याय का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इस अध्याय में अर्कड़, जो अब तक बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है, अपनी सफलता की कहानी और पैसे को संभालने के बारे में और विस्तार से बताता है। चैप्टर की शुरुआत होती है जब अर्कड़ अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो पहले उसके साथ ही काम करते थे, लेकिन अब वे आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं। ये दोस्त अर्कड़ से पूछते हैं कि कैसे वह इतना अमीर बना, जबकि वे आज भी अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना था कि अर्कड़ को अपनी सफलता का राज सबको बताना चाहिए ताकि वे भी उसकी तरह वेल्थ अर्जित कर सकें। अर्कड़ ने अपने दोस्तों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें अपनी सफलता का राज समझाया। वह बताता है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धन को सही तरीके से प्रबंधित करना है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि उसने जो कुछ भी सीखा वह बेबीलोन के प्राचीन ज्ञान से प्राप्त किया था, जिसे वह जीवन भर लागू करता आया है। अर्कड़ ने समझाया कि जब वह एक युवा था तो उसे भी समझ में नहीं आता था कि मनी कैसे कमाया और उसे कैसे बचाया जाए, लेकिन फिर उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी, पैसे की व्यवस्था के बारे में शिक्षा प्राप्त करना और उसे समझदारी से खर्च करना। अर्कड़ ने अपनी सफलता के पीछे एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत साझा किया और वह था गोल्ड इज रिजर्व्ड फॉर दोज हु नो हाउ टू एक्वायर इट। उसने बताया कि यदि आप धन को समझदारी से खर्च करना और उसे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपको उसे कैसे प्राप्त करना है यह समझना होगा। इस सिद्धांत को समझते हुए अर्कड़ ने अपने दोस्तों से कहा कि वे भी बेबीलोन के बुद्धिमान व्यापारियों से शिक्षा लें जो पैसे की व्यवस्था और सही निवेश के बारे में जानते हैं। इस अध्याय में अर्कड़ ने यह भी बताया कि सबसे पहले हमें अपने लिए एक लक्ष्य तय करना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हमें कितना पैसा चाहिए और उसे कैसे कमाएं। इसके बाद हमें अपने खर्चों पर काबू पाना चाहिए और अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा बचाकर रखना चाहिए। वह कहता है कि पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। इसका मतलब यह था कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए और फिर उसे समझदारी से निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़ सके। अर्कड़ ने अपने दोस्तों को यह भी बताया कि बेबीलोन के सबसे बुद्धिमान लोग वही थे जो गोल्ड और वेल्थ को सुरक्षित रखते थे। इसका मतलब था कि केवल उन लोगों के पास गोल्ड था जो इसे सही तरीके से संभालते थे और उसे बढ़ाते थे। इसके अलावा उसने बताया कि धन अर्जित करने के लिए केवल कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में खर्च करना और निवेश करना भी महत्वपूर्ण है। अंत में अर्कड़ ने अपने दोस्तों से कहा कि वह खुद भी उन सिद्धांतों का पालन करता है जिन्हें उसने सीखा था। वह अपने धन को सही तरीके से बचाता था, समझदारी से निवेश करता था और अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमेशा इन सिद्धांतों को अपनाता था। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि वेल्थ केवल उन लोगों के पास होती है जो इसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। यदि हमें भी वेल्थ प्राप्त करनी है तो हमें अपनी आय का एक हिस्सा बचाकर रखना होगा और उसे समझदारी से निवेश करना होगा। अर्कड़ की यह शिक्षा यह साबित करती है कि मनी का सही तरीके से प्रबंधन ही सफलता की कुंजी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के तीसरे अध्याय का नाम है 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। इस अध्याय में अर्कड़ अपने दोस्तों को बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है तो उसे वेल्थ अर्जित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। ये 7 नियम अर्कड़ के द्वारा सुझाए गए हैं जिन्हें वह अपनी सफलता का मूल कारण मानता है। कहानी इस तरह शुरू होती है कि अर्कड़ के दोस्तों के बीच से एक व्यक्ति बंसीर, जो एक गाड़ी बनाने वाला शिल्पकार है, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान था। वह अर्कड़ से मिलता है और उसे अपनी समस्या बताता है कि वह मेहनत करता है लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त मनी नहीं होता। उसके पास अपनी आय का कोई सही प्रबंधन नहीं था, जिससे वह लगातार वेल्थ अर्जित नहीं कर पा रहा था। बंसीर चाहता था कि अर्कड़ उसे कुछ उपदेश दे ताकि वह भी अपनी स्थिति सुधार सके और ज्यादा वेल्थ अर्जित कर सके।
अर्कड़ हंसते हुए उसे 7 महत्वपूर्ण क्योर्स, इलाज, बताता है जो उसने अपने अनुभव से सीखे थे। ये क्योर्स बंसीर को यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे वह अपनी पर्स, बटुआ को भर सकता है और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकता है। पहला क्योर था स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, अपनी पर्स को भरना शुरू करें। इसका मतलब था कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना चाहिए। अर्कड़ ने बताया कि पहले कदम के रूप में हमें अपनी आय का 10% हिस्सा बचाने की आदत डालनी चाहिए। यह पहला कदम है जिसे हमें तुरंत लागू करना चाहिए। दूसरा क्योर था मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई, अपने सोने को बढ़ने दो। इसका मतलब था कि बचाए गए धन को सिर्फ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे निवेश करना चाहिए ताकि वह बढ़े। अर्कड़ ने बताया कि पैसे को केवल बैंक में जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से निवेश करना चाहिए ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। तीसरा क्योर था गार्ड दाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। इसका मतलब था कि हमें अपनी मेहनत की कमाई को जोखिम से बचाना चाहिए। अर्कड़ ने कहा कि निवेश करते वक्त हमें हमेशा जोखिम से बचने के लिए समझदारी से निर्णय लेना चाहिए और ऐसे अवसरों से दूर रहना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के चौथे अध्याय का नाम है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। इस अध्याय में अर्कड़ अपने दोस्तों को गुड लक, अच्छी किस्मत और वेल्थ के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण समझाता है। कहानी की शुरुआत होती है जब एक युवक शर्रूनाड़ा, जो एक व्यापारी है, अपने व्यापार में गुड लक की तलाश करता है। वह अर्कड़ से मिलता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह वेल्थ प्राप्त कर सके, क्योंकि वह समझता था कि वेल्थ केवल उन लोगों के पास होती है जिनके पास गुड लक होती है। शर्रूनाड़ा को लगता था कि जो लोग अमीर बनते हैं वे सिर्फ इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास गुड लक होती है। वह चाहता था कि अर्कड़ उसे भी यह गुड लक दिलवा सके ताकि वह भी अमीर बन सके। अर्कड़ मुस्कुराते हुए शर्रूनाड़ा को जवाब देता है और उसे बताता है कि गुड लक किसी के पास सिर्फ इसलिए नहीं आती क्योंकि वह मेहनत नहीं करता, बल्कि गुड लक उस व्यक्ति का पीछा करती है जो अपनी योजनाओं और प्रयासों को सही तरीके से लागू करता है। अर्कड़ ने बताया कि गुड लक का पीछा करने के बजाय हमें अपने प्रयासों और कार्यों में कंसिस्टेंसी, संगति और प्लानिंग, योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्कड़ ने शर्रूनाड़ा को यह भी समझाया कि गुड लक सिर्फ एक इल्यूजन, भ्रम नहीं है, बल्कि यह तब आती है जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और सही तरीके से किए गए निवेश के द्वारा अपने प्रयासों को पुरस्कृत करता है। अर्कड़ ने बताया कि गुड लक उन लोगों के साथ होती है जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और उसे पूरी लगन से करते हैं। अर्कड़ ने आगे कहा कि गुड लक एक ऐसी देवी है जो उन लोगों के साथ रहती है जो लगातार वेल्थ को अर्जित करने के लिए सही कदम उठाते हैं। वह उन लोगों की मदद करती है जो अवसरों का सही तरीके से उपयोग करते हैं और जो अपने कार्यों में निरंतरता रखते हैं। यह तो सच है कि कभी कभी हमें अपने प्रयासों के परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर हम लगातार मेहनत करते रहें और अपनी योजनाओं का पालन करें तो हम निश्चित रूप से गुड लक प्राप्त करेंगे। चैप्टर में अर्कड़ ने यह भी बताया कि गुड लक के कई उदाहरण हैं और जो लोग बिना किसी ठोस योजना के वेल्थ अर्जित करने की कोशिश करते हैं उन्हें अक्सर निराशा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वेल्थ का निर्माण गुड लक के बजाय एक अच्छी योजना और सही निवेश से होता है। यदि हम सही तरीके से अपनी मेहनत और मनी का प्रबंधन करें तो गुड लक अपने आप हमारे पास आएगी। अंत में अर्कड़ ने शर्रूनाड़ा को यह सलाह दी कि वह अपनी योजना को ध्यान से बनाए और फिर अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में लगाए। गुड लक उसे उस समय तक नहीं मिलेगी जब तक वह खुद अपनी वेल्थ बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करेगा। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि गुड लक केवल उन लोगों के साथ होती है जो अपने प्रयासों में निरंतरता रखते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। गुड लक किसी के लिए विशेष नहीं होती, बल्कि वह उन लोगों का अनुसरण करती है जो सही दिशा में मेहनत करते हैं और अपने प्रयासों को ईमानदारी से लागू करते हैं। अर्कड़ का यह संदेश यह स्पष्ट करता है कि वेल्थ का निर्माण गुड लक से ज्यादा मेहनत, सही योजना और समझदारी से किया गया निवेश है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के 5वें अध्याय का नाम है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड।
इस अध्याय में अर्कड़ अपने दोस्तों को गोल्ड के बारे में 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति वेल्थ अर्जित कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है जब अर्कड़ अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें बताता है कि गोल्ड का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाता है। वह अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहता है कि गोल्ड कोई जादू नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति के साथ होता है जो इसे सही तरीके से प्रबंधित करता है। अर्कड़ ने यह बताया कि वह जब युवा था तब उसने भी अपनी मेहनत और समय को गोल्ड कमाने में लगाया था, लेकिन शुरुआत में उसे कोई खास सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वेल्थ अर्जित करने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से निवेश करना और सुरक्षित रखना भी जरूरी है। अर्कड़ ने गोल्ड से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण लॉज, कानून के बारे में बताया। पहला नियम था कि गोल्ड तब आता है जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक हिस्सा कम से कम 10% बचाकर रखता है और उसे भविष्य के लिए निवेश करता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाकर रखना चाहिए ताकि भविष्य में वह बढ़ सके और हमें आर्थिक सुरक्षा मिले। दूसरा नियम था कि गोल्ड तब बढ़ता है जब हम उसे समझदारी से निवेश करते हैं और उसे किसी लाभकारी कार्य में लगाते हैं। इसका मतलब है कि पैसे को जमा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे उस तरह से निवेश करना चाहिए जिससे वह बढ़ सके और अधिक गोल्ड बना सके। तीसरा नियम था कि गोल्ड उन लोगों के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदारी से निवेश करते हैं और इसके निवेश के लिए अनुभवी लोगों से सलाह लेते हैं। अर्कड़ का कहना था कि हमें हमेशा अपने निवेश के बारे में विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेना चाहिए ताकि हम जोखिम से बच सकें। चौथा नियम था कि गोल्ड तब नष्ट हो जाता है जब हम उसे किसी ऐसे व्यवसाय या योजना में निवेश करते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। अर्कड़ ने सलाह दी कि हमें केवल उन्हीं व्यवसायों में निवेश करना चाहिए जिनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि अनजान निवेश से हम अपने गोल्ड को खो सकते हैं। पांचवा नियम था कि गोल्ड उन लोगों से दूर भागता है जो उसे असंभव लाभ प्राप्त करने के लिए निवेश करते हैं या जो धोखेबाजों और चालाक लोगों के बहकावे में आकर निवेश करते हैं। अर्कड़ ने बताया कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमें लुभावने और धोखाधड़ी के निवेश का लालच देते हैं। अर्कड़ ने इन 5 सिद्धांतों के माध्यम से यह बताया कि गोल्ड केवल उन लोगों के पास आता है जो इसे समझदारी से प्रबंधित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं और उसे सही दिशा में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गोल्ड का सही इस्तेमाल करने से न केवल व्यक्ति की वेल्थ बढ़ती है, बल्कि वह आर्थिक सुरक्षा भी प्राप्त करता है जो जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाती है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि गोल्ड केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही योजना, समझदारी से निवेश और विशेषज्ञों से सलाह लेकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्कड़ के ये 5 सिद्धांत यह दर्शाते हैं कि वेल्थ अर्जित करने के लिए हमें पैसे का सही तरीके से प्रबंधन और निवेश करना चाहिए और हमेशा उन रास्तों से बचना चाहिए जो हमें धोखा दे सकते हैं। दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का 6वां अध्याय है दी गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन, जिसमें एक कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि पैसे उधार देने और उधार लेने के संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और सही निर्णय कैसे लिए जाएं। कहानी की शुरुआत होती है रोदन नामक एक भाले बनाने वाले से, जिसने हाल ही में राजा से एक बड़ा इनाम प्राप्त किया था। इनाम के रूप में उसे 50 गोल्ड के सिक्के मिले थे। हालांकि यह इनाम उसे खुशी देने के बजाय चिंता में डाल देता है, क्योंकि उसका बहनोई उससे यह रकम उधार लेना चाहता है। रोदन असमंजस में है कि उसे अपने बहनोई को यह गोल्ड देना चाहिए या नहीं। यह समस्या हल करने के लिए वह मैथन नामक एक अनुभवी और बुद्धिमान सोने का ऋणदाता गोल्ड लेंडर के पास जाता है। मैथन एक समृद्ध और समझदार व्यक्ति है जिसने जीवन में कई लोगों को पैसे उधार दिए हैं और उनके साथ हुए अनुभवों से उसने कई महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। रोदन के सवाल का जवाब देने से पहले मैथन उसे अपनी अनुभव की कहानियां सुनाता है। वह बताता है कि कई बार उसने गलत व्यक्तियों को गोल्ड उधार दिया और उन्हें खो दिया क्योंकि उन्होंने उसे कभी लौटाया नहीं। मैथन कहता है कि पैसे उधार देने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि उधार लेने वाला व्यक्ति इसे चुकाने की क्षमता और ईमानदारी रखता है या नहीं। इसके साथ ही वह रोदन को समझाता है कि अगर वह अपने बहनोई को यह गोल्ड उधार देता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि
उसका बहनोई उसे वापस चुकाने में सक्षम हो। अगर उसका बहनोई इसे किसी लाभदायक उद्देश्य में उपयोग करने के बजाय इसे बर्बाद कर देता है तो यह रोदन के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। मैथन यह भी कहता है कि गोल्ड उधार देना एक बड़ा जोखिम है और इसे सोच समझकर करना चाहिए। वह यह सलाह देता है कि अगर किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया जाए तो उसे इस बात का भरोसा होना चाहिए कि वह इसे वापस लौटाएगा। इसके लिए उसे उस व्यक्ति के इतिहास, ईमानदारी और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। मैथन यह भी बताता है कि हमें केवल उन्हीं लोगों को पैसा उधार देना चाहिए जिनके पास इसे चुकाने की क्षमता और इच्छा दोनों हो। बिना सोच समझे पैसा उधार देने से गोल्ड हमेशा के लिए खो सकता है और यह एक व्यक्ति के लिए आर्थिक तबाही का कारण बन सकता है। अंत में रोदन को यह समझ में आता है कि उसे अपनी भावनाओं में बहकर अपने बहनोई को गोल्ड उधार नहीं देना चाहिए। उसे यह निर्णय लेना चाहिए कि उसका गोल्ड सही और सुरक्षित हाथों में जाए और इसका उपयोग किसी लाभकारी उद्देश्य के लिए हो। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि पैसे उधार देने से पहले व्यक्ति की क्षमता और ईमानदारी का मूल्यांकन करना जरूरी है। भावनाओं में बहकर या केवल रिश्तों के कारण पैसे उधार देना अक्सर नुकसानदायक हो सकता है। हमें अपने धन का प्रबंधन बुद्धिमानी से करना चाहिए और उसे उन लोगों को सौंपना चाहिए जो इसका सम्मान करें और इसे सही तरीके से उपयोग करें। दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का 7वां अध्याय है दी वॉल्स ऑफ बेबीलोन, जो सुरक्षा और आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय एक रूपक के रूप में बताया गया है जिसमें बेबीलोन की दीवारें एक व्यक्ति की सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब दुश्मन सेनाएं बेबीलोन पर हमला करने की तैयारी करती हैं। चारों ओर डर और तनाव का माहौल है, लेकिन बेबीलोन के लोग चिंतित नहीं हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी शहर की मजबूत दीवारें उन्हें हर खतरे से बचाएंगी। ये दीवारें कई सालों से बेबीलोन की रक्षा करती आई हैं और इन्हीं के कारण शहर अजेय बना हुआ है। इस दौरान बेबीलोन के सेनापति बताते हैं कि शहर की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। वह यह कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी सेना हमला करे, जब तक लोग संगठित हैं और उनकी दीवारें मजबूत हैं, कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि जैसे बेबीलोन की दीवारें बाहरी खतरों से शहर की रक्षा करती हैं, वैसे ही हमें अपनी वेल्थ और लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए अपनी खुद की दीवारें बनानी चाहिए। यह दीवारें केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि यह हमारी योजनाओं, बचत और समझदारी से किए गए निवेशों का परिणाम होती हैं। यह अध्याय यह भी बताता है कि सुरक्षा का महत्व केवल युद्ध या खतरों तक सीमित नहीं है। वेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें ठोस योजनाएं बनानी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए जो हमारे धन को नष्ट होने से बचा सकें। मजबूत दीवारें और एक संगठित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। जैसे एक मजबूत दीवार शहर को सुरक्षित रखती है, वैसे ही एक मजबूत वित्तीय योजना और अनुशासन हमारी वेल्थ और भविष्य को सुरक्षित रखता है। बेबीलोन की दीवारें हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करते हैं, तो किसी भी चुनौती का सामना मजबूती से कर सकते हैं। दी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का 8वां अध्याय है द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, जो साहस, महत्वाकांक्षा और आत्म सुधार पर आधारित है। इस अध्याय में एक व्यक्ति की कहानी है जो गरीबी से वेल्थ की ओर अपनी यात्रा करता है और यह सिखाता है कि आत्मनिर्णय और दृढ़ संकल्प से जीवन में कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है तरकड़, एक युवक से जो बुरी तरह गरीबी में फंसा हुआ है। वह भूखा है और उसके पास किसी से खाने के लिए उधार मांगने तक की हिम्मत नहीं बची है। उसका आत्मसम्मान टूट चुका है और उसे लगता है कि उसकी परिस्थितियों में कभी बदलाव नहीं आएगा। तरकड़ को अचानक दबसीर, एक ऊंट व्यापारी, मिलते हैं। दबसीर उसकी स्थिति देखता है और उसे प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। दबसीर बताता है कि वह भी कभी उसी स्थिति में था। उसने कई गलतियां की थीं, अपने कर्जों को नहीं चुकाया था
और अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया था। उसकी आदतें उसे एक ऐसे मुकाम पर ले आईं जहां वह न केवल गरीब था, बल्कि उसका आत्मसम्मान भी खत्म हो गया था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसने खुद से एक वादा किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। तफसीर यह भी बताता है कि उसने अपनी यात्रा बेबीलोन से शुरू की और ऊंटों के व्यापारी के रूप में काम करना शुरू किया। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया और उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए उपयोग किया। उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी मेहनत और योजना से न केवल अपने कर्जों से छुटकारा पाएगा, बल्कि वेल्थ भी अर्जित करेगा। तफसीर की कहानी बताती है कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और एक स्पष्ट योजना बनाकर खुद को गरीबी से बाहर निकाला। तफसीर के शब्दों ने तरकड़ को प्रेरित किया। उसने यह महसूस किया कि उसकी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है और अगर वह अपनी सोच और आदतों को बदले तो वह भी अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। उसने यह भी सीखा कि साहस और आत्मनिर्णय के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में सुधार नहीं ला सकता। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मनिर्णय और एक स्पष्ट योजना से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। तफसीर की कहानी यह दिखाती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज से बाहर आ सकता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकता है और वेल्थ बना सकता है अगर वह मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ काम करे। द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन यह संदेश देता है कि गरीबी और असफलता केवल अस्थायी हैं और उनका समाधान हमारे ही हाथों में है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का 9वां अध्याय है द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन, जिसमें एक पुरानी कहानी के माध्यम से वित्तीय अनुशासन और कर्ज से मुक्ति पाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कर्ज को कैसे व्यवस्थित रूप से चुकाया जा सकता है और आर्थिक स्थिरता कैसे हासिल की जा सकती है। कहानी की शुरुआत होती है जब कुछ पुरातत्वविद बेबीलोन से मिले हुए पुराने मिट्टी के तख्तों, क्ले टैबलेट्स, को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन तख्तों पर एक व्यक्ति, तफसीर, की जिंदगी से जुड़े महत्वपूर्ण वित्तीय सबक दर्ज हैं। तफसीर ने इन तख्तों में अपने जीवन की कहानी और अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान लिखा है। तफसीर एक समय में बहुत कर्ज में डूबा हुआ था। उसने अपनी आय से ज्यादा खर्च किया और अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह लगभग अपनी स्वतंत्रता भी खो बैठा। लेकिन एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने कर्जों को चुकाने और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएगा। उसने सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का सही तरीके से विश्लेषण किया। उसने अपनी आय का 70% अपने आवश्यक खर्चों के लिए, 20% अपने कर्ज चुकाने के लिए और 10% बचत के लिए अलग रखा। इस नियम का पालन करते हुए उसने अपने खर्चों को सीमित किया और हर महीने अपने लेनदारों को भुगतान करना शुरू किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि वह हर लेनदार को नियमित रूप से एक निश्चित राशि चुकाए, भले ही वह छोटी क्यों न हो। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। कर्ज कम होने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने यह भी सीखा कि कर्ज से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि अपनी आय के अनुरूप खर्च किया जाए, अनुशासन के साथ बचत की जाए और हर संभव तरीके से अपने कर्जों का भुगतान किया जाए। तफसीर ने यह भी लिखा कि आत्मनियंत्रण और धैर्य के बिना कोई भी व्यक्ति अपने कर्ज से छुटकारा नहीं पा सकता। यह तख्तियां यह संदेश देती हैं कि वित्तीय अनुशासन और एक स्पष्ट योजना किसी भी आर्थिक समस्या का समाधान कर सकती है। यह अध्याय यह सिखाता है कि कर्ज से डरने के बजाय उसका सामना करना चाहिए और उसे चुकाने की ठोस योजना बनानी चाहिए। तफसीर की कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम अपनी आय का सही तरीके से प्रबंधन करें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, तो हम न केवल अपने कर्जों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और वेल्थ भी अर्जित कर सकते हैं। द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन यह संदेश देता है कि अनुशासन और निरंतरता से किसी भी वित्तीय चुनौती को पार किया जा सकता है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक कालजयी रचना है जो सदियों पुरानी कहानियों और ज्ञान के माध्यम से हमें वित्तीय स्वतंत्रता, धन अर्जित करने के नियमों और आर्थिक स्थिरता के सिद्धांतों को सिखाती है। यह पुस्तक न केवल हमें अमीर बनने के व्यावहारिक तरीके सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे सही सोच, अनुशासन और
निरंतरता से हम अपने जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। इसके पात्र और उनकी कहानियां हमें यह समझाती हैं कि धन अर्जित करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट दृष्टिकोण, सही फैसलों और मेहनत का परिणाम है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सफलता प्राप्त करना चाहता है। हमारी हिंदी ऑडियो बुक में आपका यह पूरा सफर एक प्रेरणादायक यात्रा रही है। हमने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के हर अध्याय को आपके सामने सरल और प्रेरक अंदाज में प्रस्तुत किया है, ताकि आप इन कहानियों से न केवल प्रेरणा लें बल्कि इन्हें अपने जीवन में लागू भी कर सकें। हमारी कोशिश रही है कि हर बात को दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखा जाए ताकि यह आपके जीवन के लिए उपयोगी साबित हो। हमारी यह ऑडियो बुक आपके लिए एक ऐसे साथी की तरह है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने, अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने और एक समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती रहेगी। हम आशा करते हैं कि आप इस ऑडियो बुक से जो सीखें उसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने सपनों को साकार करें। इसी के साथ हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।